अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी I16 की 7th क्लास है और लास्ट क्लास में हमने एक सवाल दिया था आप लोगों को करने के लिए। दैट वाज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है जी। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज़ क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 आपने जो किया, मैं भी यहाँ पे क्विकली कर रहा हूँ। पीपी की कॉस्ट का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल। हमारे पास ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? 40। ओपनिंग अलाउंस कितना है? 23,125। अच्छा जी, 31 मार्च 07 पे एसेट जिसकी कॉस्ट थी 10,000, जिसका अलाउंस 31/12/06 पे था 6,600, वो बेचा गया है 4,000 में। इसका मतलब 31/12 पे क्या हो रहा है बोलिए? डिस्पोजल। और जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 10,000। तो पीपी क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट। 31/3 और बेचा कितने में गया है? 4,000 में बेचा है। अच्छा जी, तो जब भी एसेट डिस्पोज होता है तो एसेट अकाउंट में से उसको रिमूव करते हैं और तो और उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है उसको भी ख़त्म कराया जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ख़त्म करा के हम डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे। और हमने पहले भी बात की थी कि डिस्पोजल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, ताकि गेन या लॉस फाइंड आउट कर सकें डिस्पोज एसेट के हवाले से। अब सर क्या हमें ये मालूम है या नहीं? क्या हमें ये मालूम है या नहीं? सर हमें मालूम तो जो है वो है 31/12/06 पे, जो कि है 6,600। लेकिन सर हमने जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया है वो किया है 31 मार्च 07 पे। ठीक हो गया? तो क्या हमें 31 मार्च 07 पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है डिस्पोज एसेट का वो मालूम है या नहीं? सर वो मालूम नहीं है। तो ये जो 6,600 है ये पिछले साल के एंड का है, यूं बोल सकते हैं इस साल के स्टार्ट का। लेकिन सर एसेट हमारा इस साल 3 महीने मजीद इस्तेमाल हुआ, तो वो डेप्रिशिएट जो हुआ वो हमारा 6,600 के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब हमें मालूम करना पड़ेगा क्या? बोलिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ, बोलिए, डिस्पोज्ड एसेट। वर्किंग वन का नाम दे दिया हमने। बताओ बेटा, गिवन कितना है? 6,600 और ये कब का है? 1107। ठीक हो गया? अब हमें चाहिए इजाफी 3 महीनों का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इजाफी 3 महीनों का चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने इजाफी 3 महीनों का निकालना है, तो क्या करेंगे? 10,000 माइनस 6,600 का 20% इंटू 3/12 कितना? 170। तो ये कितना हो गया? 6,770। 6,770। इस 6,770 को हमने कहां पे इस्तेमाल करना होगा? यहां पे आएगा 6,770। 6,770 यहां पे आ जाएगा और तो और 6,770 की वैल्यू यहां भी लाई जाएगी, क्योंकि अलाउंस को खत्म किया, डिस्पोजल में ले गए और डिस्पोजल अकाउंट के ये क्रेडिट साइड पे आ गया। तो क्या कॉस्ट के रखने के बाद, अलाउंस और प्रोसीड रखने के बाद हम बता सकते हैं कि गेन हुआ या लॉस? बताइए। गेन हुआ। कितने का गेन हुआ? 770 का यहां पे हो गया गेन। ठीक,
तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए एडिशन हुआ है 1607 पे एडिशन हुआ है। कितने का एडिशन हुआ है? 12,000 का एडिशन हुआ है। और इसके अलावा कोई और एडिशन या इसके अलावा कोई डिस्पोजल नहीं हुआ। बताइए कॉस्ट कितनी आ रही है? 42,000। अच्छा जी, ये अकाउंट मुकम्मल हो गया, ये अकाउंट भी मुकम्मल हो गया। अब इस अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए हमें एक सबसे अहम तरीन चीज चाहिए, वो क्या है? डेप्रिसिएशन, जिसके लिए हम वर्किंग अलहदा से करेंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कैरी डाउन। अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप लोग ने जो कैलकुलेट किया है वो बताएंगे कितना आया है? आप लोग ने जो कैलकुलेट किया है वो बताएंगे कितना आया? कितना बता रहे हैं आप लोग? 4265 आपने बताया। ये है डेप्रिसिएशन, ठीक, जिसमें एडिशन का भी है, रिमेनिंग का भी है और डिस्पोजल का भी है। चले हम देखते हैं यहाँ पे रिमेनिंग की अगर हम बात करें, या चले एडिशन से बात शुरू कर लेते हैं। एडिशन 12,000 इंटू 20% कब हुआ था एडिशन? 1607 पे। इसका मतलब जून से लेके दिसंबर तक कितने महीने बने? मल्टीप्लाई बाय 7/12 1400, ठीक हो गया। अब हम मालूम कर लेते हैं रिमेनिंग का। आरबीएम में जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट होता है। तो आप बताओ बेटा टोटल कॉस्ट है कितनी? 40,000, ठीक है जी। इसमें से आपने माइनस करा देना है जो आज से डिस्पोज ऑफ हुआ, उसकी कॉस्ट को आपने करा देना है माइनस। तो हमारे पास क्या आ गई? रिमेनिंग कॉस्ट, जिस पे रेट नहीं लगने वाला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होता तो रिमेनिंग कॉस्ट के ऊपर रेट लग जाता। आरबीए में तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी बुक वैल्यू, उसके ऊपर लगाया जाता है रेट। अच्छा जी, अब बताइए 23125 दिस इज ओपनिंग अलाउंस में से मैं माइनस कितना कराऊंगा? 6770। अच्छा, बेसिकली यहां दो जवाब आते हैं, सर 23125 में से आप माइनस करा दें 6770, या तो एक ये जवाब होगा, या तो आप बोलेंगे सर 23125 में से 6600 माइनस कराएं। 6600 इसलिए माइनस कराएं क्योंकि 6600 जो है वो 31/12/06 का क्लोजिंग है। 31/12/06 का जो क्लोजिंग है डिस्पोज एसेट का, सही है जी, वो कितना है? 6600। और टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31/12/06 पे है कितना? 23125। इसका मतलब 23125 के अंदर डिस्पोज एसेट का जो अलाउंस मौजूद है वो कितना मौजूद है? 6600। तो सर ये 6770 क्यों नहीं लिया? 6770 के अंदर इस साल के 3 महीनों का भी डेप्रिसिएशन शामिल है। इस साल की भी 3 महीनों का डेप्रिसिएशन शामिल है। तो आपने यहाँ पे क्या किया? टोटल कॉस्ट यानी कि ओपनिंग कॉस्ट में से डिस्पोज एसेट की कॉस्ट को निकाल दिया, तो हमारे पास बच गई रिमेनिंग कॉस्ट। ये क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ ईयर में से माइनस कराऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट एट ईयर स्टार्ट। ये वाला जो पॉइंट है वो अक्सर लोग इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 6600। ये वाला पॉइंट जो है मिस्टेक कहीं ना कहीं हो जाती है। अच्छा जी, इसके ऊपर लगा दिया आपने कितना? 20%। बोलो 2695। अब सर एसेट जो डिस्पोज ऑफ हुआ है वो हमारे पास साल 3 महीने रहा। अब हमने उसका डेप्रिसिएशन भी अलग से निकाल लिया है, तो ये कर सकते हैं कि वर्किंग मंथ से अमाउंट कॉपी पेस्ट करा दिया जाए। अगर कॉपी पेस्ट नहीं करते तो वही सारी वर्किंग हमने यहां भी करनी पड़ेगी। तो आप जैसे बोलें क्या करें? 10,000 माइनस 6600 इंटू 20% इंटू 3/12
कॉपी पेस्ट भी करते तो भी यही जवाब आता। बोले कितना? 170। जल्दी बोलिए। 4265, यह हमारे पास आ गया डेप्रीसिएशन 4265। और क्लोजिंग कितना आया? 20620। जल्दी से काम कॉपी कर लें, आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग बुक वैल्यू का भी अकाउंट बना लें? ऐसा तो नहीं कि हम भूल गए। इसी सवाल के हवाले से बुक वैल्यू का अकाउंट भी बना लेते हैं। मैं कुछ एरियाज का रब कर दूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अच्छा, इस सवाल में अगर हम बुक वैल्यू अकाउंट बनाएं तो बताइए ओपनिंग कितना होगा? 40,000 माइनस 23125 16875। तर ये कैसे आया? जो भी ओपनिंग कॉस्ट थी उसमें से ओपनिंग अलाउंस को माइनस किया तो ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई। फिर देखिए 16 पे एडिशन हुआ 12,000 का, ठीक है जी। और 31/3 पे डिस्पोजल हुआ, 31/3 पे डिस्पोजल हुआ और जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी कॉस्ट थी 10,000 और उसका अलाउंस कितना है? 6,770। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 3230। और फिर हम लोगों ने डेप्रीसिएशन कितना मालूम किया? 4265। हमारे पास यहां पे आ गई बुक वैल्यू कितनी बताएंगे? 21,380। यही है या कुछ और है? बोलिए यही बुक वैल्यू है या कुछ और है? 23,180 16875 प्लस 12 माइनस 3230 माइनस 4265। डन। आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट में रब कर देता हूं। चलिए जी, आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन 23, पीपी का अकाउंट बनाना है कॉस्ट पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल अकाउंट। बताइए बेटा 1713 पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? ब्रॉट डाउन कितना है? ओपनिंग कितना है? 65,201 300, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 17 पे 24450 500। कंपनी यूज करती है आरबीएम रेट 15% प्रो रेटा बेसिस, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा मंथली बेसिस पे। ठीक हो गया जी। ऑन 30 जून 2014 अ व्हीकल परचेज ऑन 1 जनवरी 12 एट कॉस्ट ऑफ 15,100,000 was sold for 13,50,000। अच्छा जी, डिस्पोजल कब हो रहा है? 30 जून पे, 30 जून 14। ये क्या है? 1 जुलाई 13 और 30 जून 14 पे क्या हो रहा है? डिस्पोजल हो रहा है। जो ऐसे डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी कॉस्ट बताइए। 1.5 मिलियन।
ठीक है जी। तो एसेट के अकाउंट में से 1500,000 को हमने कर दिया रिमूव और 1500,000 हमारा यहां आ गया पीपी की कॉस्ट, ठीक है जी। अब देखें हमने बेचा कितने में, 13,50,000 में हमने बेचा, 13,50,000 में बेच दिया। और जब एसेट डिस्पोज ऑफ होता है, वही सारी बातें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसका अलाउंस भी खत्म किया जाता है। अब डिस्पोजल हो कब रहा है, 30/6 पे डिस्पोजल हो रहा है, तो 30/6 पे जो उसका अलाउंस है वो खत्म किया जाएगा। ये क्या हमें मालूम है या नहीं, मालूम नहीं है, तो हमने ये मालूम करना पड़ेगा। अब देखिए वर्किंग के लिए हमें जब लेजेस की अंडरस्टैंडिंग होगी तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे और खुद ब खुद हमें पता चल जाएगा कि हमने वर्किंग अब करनी कौन सी है। जी आ जाइए। मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में भी कि अभी जो हम काम कर रहे हैं इसमें बेसिकली दो वर्किंग हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं। वो दो वर्किंग कौन सी है बेटा, एक है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाली वर्किंग, दूसरी है एक्यूमुलेटेड। बाकी अब आप देखें खुद भी यूज टू होते जा रहे हैं, एसेट के डेबिट क्रेडिट पे और बुक वैल्यू के डेबिट क्रेडिट पे क्या आता है ये हमें समझ आ गई। ये बात हमें इसमें मसला नहीं है, बेसिकली इसमें मसला होता भी नहीं है ना। एग्जामिनर आपको इसलिए बुलाएगा कि ये पूछे बताओ डेबिट क्रेडिट पे क्या आता है, वो बेसिकली आपको दो वर्किंग्स में इस तरह के सवाल जब भी आए हैं, आप पिछले 20 सालों का स्टेटस देख लें, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं एग्जामिनर ने आपको दो वर्किंग्स में उलझाया है, डेप्रिसिएशन दूसरा एक्यूमुलेटेड। और आहिस्ते आहिस्ते जहां जहां एग्जामिनर आपको उलझाएगा वो आपको बताते जाऊंगा, लेकिन पिछले 20 सालों का भी अगर आप रिकॉर्ड देखें पास्ट पेपर्स का, तो उसने दो वर्किंग्स में आपको उलझाया, एक है डेप्रिसिएशन दूसरा है एक्यूमुलेटेड। अब क्या मालूम करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका, डिस्पोज एसेट का। हाँ जी आप बताएं, जिस एसेट की बात हो रही है वो एक्वायर कब हुआ था, हमने क्वेश्चन नंबर 21 में क्या किया, 2300 का डेप्रिसिएशन बता दिया, यानी कि एक्यूमुलेटेड मैंने डेप्रिसिएशन आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या किया मैंने, डिस्पोज एसेट का डिस्पोजल की डेट पे जो अलाउंस बनता था वो दे दिया। क्वेश्चन 22 में क्या किया, डिस्पोज एसेट का डिस्पोजल के वक्त जो अलाउंस बनता था वो नहीं दिया, लेकिन कितने महीनों का नहीं दिया, सिर्फ 3 महीनों का नहीं दिया, उससे पिछले जितने थे उन सबका दे दिया, जो कि 6,600 था, और फिर हमने अलग से कितना निकाला 170, यानी कि इसमें भी हमें इतना लंबा सफर नहीं काटना पड़ा। यहां मुझे बताइए जिस एसेट की अभी वो बात कर रहे हैं, कौन से एसेट की, 15 लाख वाले एसेट की जो बात कर रहे हैं, ये एक्वायर जब हुआ था ये तो हमें मालूम है, डिस्पोजल जिस डेट पे हो रहा है ये भी हमें मालूम है। क्या इस डिस्कशन में हमें उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हमने वर्कआउट करना पड़ेगा। वो जो हमने किया था ना वो डायरेक्ट मैथमेटिक्स अप्लाई करके, उसका रीजन ही ये था कि अगर हमें कोई ऐसा सिनेरियो दे दिया जाए कि लाइफ ज्यादा हो और 5, 6, 8 साल बाद की कहानी वो कर रहा हो डिस्पोजल की, तो हमें इसमें टाइम जाया ना हो जाए कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू, फिर अपने आप को स्माइल दी और फिर आगे बढ़ गए। हमने इस तरह से नहीं करना है काम। अब आइए 2012, एक तरफ ये काम करते हैं 2012 के हम ले लेते हैं 6 मंथ्स का, हम पहले काम चलाते हैं पूरा पूरा, राइट। और जब ये काम हो जाएगा तो उसका राइट साइड पे मैं ऑल्टरनेट वर्किंग करूंगा, वही वाली जो पावर शावर वाली वर्किंग होती है, ठीक है भाई। बोलिए 1500,000 इंटू 15% इंटू 6/12, बोले ठीक है जी। फिर आ जाइए 2012 से 2013, 1500,000 माइनस 112500 इंटू 15%, बोले 208, ओके। उससे ऊपर 112500 ये रहा। अच्छा जी यहां तक साथ हैं आप, ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये बताइए कितना आया, शाबाश,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये कब आया? 30/6/13 पे। ऐसा है कितना बेटा? 320,625। अच्छा जी, डिस्पोजल कब हो रहा है? डिस्पोजल कब हो रहा है? 30 जून 2014। तो इसका मतलब 2013 से 2014 1500 हजार माइनस 320,625 का 15%, बोलिए 176,906। टोटल करें 497,531। या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30/6/14 पे। 30/6/14 पे ये आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, कोई मसला तो नहीं यहां पे? इसी सारे काम को हम लोग किस तरह से और रिड्यूस कर सकते हैं? देखें, अगर 1-2 साल की बात हो रही हो ना, ऐसे ही चला लो। 2-3 साल की बात है, ऐसे ही चला लें। जहां ईयर्स ज्यादा का गैप आ रहा हो, वहां पे फिर हमने ऑब्वियसली वो पावर वाला काम को चलाना होगा। इसमें अगर हम करना चाहें तो क्या करेंगे? मैंने आपसे बात की थी कि जब भी एडिशन हो रहा होगा साल के दौरान में, ठीक, तो हमें इस सिनेरियो में कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट शेड नहीं करना होगा। जो बुक वैल्यू आ रही है वह 1 साल गुजरने के बाद वो हमने पहले मालूम करनी है और उसके बाद फिर हमने वही वाला मैकेनिज्म अप्लाई करना है। मुझे बताइए जल्दी से, बुक वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे बुक वैल्यू चाहिए, बुक वैल्यू चाहिए। यही सारा काम अगर मैं करना चाहूं, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे मालूम करना है, क्या करेंगे? बोले अच्छा, मुझे एक्यूमुलेटेड चाहिए। कहां से शुरू करें काम? क्या आप लोग ये काम खुद ट्राई कर सकते हैं? मैं भी बोर्ड पे करूं या ऐसी पे जाने दें? आप बोले अगर ये सही है तो हम इस पे नहीं जा रहे। हम कर सकते हैं, आराम से मालूम कर सकते हैं, जिस तरह से हमने पिछले सवालात में किया था। एक काम करते हैं, सवाल को पहले हम कंक्लूड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी ऑल्टरनेट वर्किंग्स पे चले जाएंगे। ठीक है जी, चले। अब मुझे बताइए, यहां जो वैल्यूज हमारे पास आई है, डेप्रिसिएशन भी हाथों हाथ निकाल लें, डेप्रिसिएशन भी हाथों हाथ निकाल लेते हैं। वर्किंग 2, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हाँ जी, रिमेनिंग का निकाल लेते हैं। रिमेनिंग का निकालने के लिए क्या करेंगे? बोलो 65,201 300 माइनस, ठीक है जी, ये क्या आ गया? रिमेनिंग कॉस्ट। डन। अब बताइए 244,50,500 ये वैल्यू है। इसमें से बेटा माइनस जो होगी वैल्यू, जो वैल्यू माइनस होगी वो बताइए। हाँ जी, बताइए बेटा 244,50,500 में से जो वैल्यू माइनस होनी है, कितनी माइनस होनी है? 320,625। अच्छा, एक बात ये बताइए, इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। देखें, फिर यहां पे अभी 2 जवाब आए,
ये डिस्कशन होने के बावजूद भी, अंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी हमारे पास यहाँ पे दो ख्यालात आ रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला अभी अभी की बात है ना, 320625 की भी वैल्यू आपने सुनी है और फिर 497531 की भी वैल्यू सुनी है आपने। मेरा आपसे सवाल है, बताओ 244450500 की जो वैल्यू है इसकी जरा डेट बताएंगे आप? सिर्फ डेट बता दो आप। 1713 ऐसा है। इसका मतलब 30 जून 13 का जो क्लोजिंग होगा वो 1 जुलाई 13 का ओपनिंग होगा। ये वाली बात समझ आई? 30 जून 13 का जो क्लोजिंग होगा वो 1 जुलाई 13 का ओपनिंग होगा। 30 जून 13 का अभी क्या बोला, जो क्लोजिंग होगा वो 1 जुलाई 13 का क्या होगा, ओपनिंग। इसका मतलब ये जो 24450,500 है इसके अंदर जो डिस्पोज एसेट का अलाउंस मौजूद है वो कौन सा वाला होगा, जो 30 जून 13 पे होगा। तो प्लीज देखें, हमने पिछली दफा भी इस पे जरा रुक के बात की थी। ख्याल मेरा ये था कि इस दफा उसकी मिस्टेक नहीं होनी है, लेकिन अभी भी हमारे पास दो जवाब आए, एक तो ये आया और एक तो ये आया। अब आप मुझे बताइए बेटा, ये देखो 30 जून 13 लिखा हुआ है, सही है जी। ये क्या है, 1 जुलाई 13 या 30 जून 13, डन। तो हम 24450,500 में से जो माइनस कराएंगे अमाउंट वो कितना होगा, बोलो अब, शाबाश। जितना मौजूद होगा वही निकाला जाएगा, जितना मौजूद होगा वही निकाला जाएगा। ये वाला पॉइंट बेटा क्लियर है? 320625 और इसका आप लेंगे 15%, जो कि कितना आया, 593571 क्या ये वाला पॉइंट मेरे भाइयों क्लियर है? 320625 वाला, 320625 एक ये अमाउंट लिया हमने। इसमें कोई मुश्किल बात तो है नहीं भाई, जिसमें जितना बैलेंस मौजूद होगा वही कंज्यूम हो सकता है। अब 24450,500 के अंदर डिस्पोज एसेट का जो बैलेंस मौजूद है वो कितना है, खुद देखें ना यार, 30 जून 13 पे जितना है वही निकाला जाएगा। तो हम ये वाला अमाउंट, मैंने आपसे पहले भी बात कही, ये वो एरिया है जो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, लेकिन डिस्टर्ब करता था, अब नहीं करने वाला, क्योंकि आपको बात बड़ी आसानी से समझ आ चुकी है। यहां तक चाहते हैं आप? अच्छा जी, एक मिनट जरा रुकिएगा। हमने क्या किया, कॉस्ट, रिमेनिंग कॉस्ट माइनस रिमेनिंग अलाउंस तो बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। यहां तक चाहते हैं आप? इसकी एक ऑल्टरनेट वर्किंग भी आती है जिसमें हम बुक वैल्यू पे रेट लगाएंगे, ठीक, थोड़ी देर में अभी हम देखते हैं। डिस्पोजल का बताइए, या तो आप क्या करें, वर्किंग वन जो की है 176906 कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और कोई एडिशन है, बोलिए। नहीं है, एडिशन नहीं है हमारे पास, ठीक। कितना आ गया टोटल बताइए? 6112620। अच्छा जी, यहां देखें, रिमेनिंग एसेट का डेप्रिसिएशन निकाला हमने। एक ऊपर अंदाज था हमारा कि टोटल कॉस्ट में से डिस्पोज एसेट की कॉस्ट माइनस कराई, टोटल अलाउंस में से डिस्पोज एसेट का अलाउंस जो माइनस कराया वो वाला कराया जो उसमें मौजूद था, ठीक। अच्छा जी, बुक वैल्यू यहां पे कितने स्टेप में आई है? हेलो, बुक वैल्यू ये बेसिकली क्या है, ये क्या है बेटा, रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू है ना। मैं अगर आपसे पूछूं ये कितने स्टेप में आई, तो आपने बोला कॉस्ट में से हमने माइनस किया, यानी कि बेसिकली एक चीज में से दूसरी चीज माइनस करा रहे हैं तो बुक वैल्यू आ रही है। मुझे जरा जवाब दीजिएगा,
कि हमारे पास ओपनिंग बुक वैल्यू आ कितनी रही है। मेरा आपसे सवाल है, बताइए ओपनिंग बुक वैल्यू आ कितनी रही है? ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी आ रही है? ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 65201300 माइनस 24450 यही ओपनिंग बुक वैल्यू है। ऐसा है कि नहीं? बोलिए। 4800 बेटा ये क्या है वैल्यू? ओपनिंग बुक वैल्यू है। ओपनिंग बुक वैल्यू है। अब मुझे इसमें से डिस्पोज एसेट की बुक वैल्यू माइनस करानी। डिस्पोज एसेट की जो बुक वैल्यू मैंने माइनस करानी है, सही है जी? हेलो, डिस्पोज एसेट की जो बुक वैल्यू मैंने माइनस करानी है, वो माइनस सिर्फ वो वाली बुक वैल्यू होगी जो इसमें मौजूद है। क्या मेरी बात समझ आई? बेटा बात सुनिए। 24450,500 में डिस्पोज एसेट का अलाउंस मौजूद है? जवाब में है। 24450,500 में डिस्पोज एसेट का अलाउंस मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। क्या टोटल अलाउंस मौजूद है? नहीं सर। ठीक, तो जितना मौजूद है वो हमने 24450,500 में से निकाला। जितना मौजूद है वो निकाला। ठीक, अब मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूं, ये जो बुक वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? 40750,800। क्या इसके अंदर डिस्पोज एसेट की बुक वैल्यू मौजूद है? बोले ना, है मौजूद। ठीक, तो जो वैल्यू मौजूद है ना वो ही निकाली जाएगी। जो बुक वैल्यू मौजूद है वो ही निकाली जाएगी। तो अब आप बताइए, डिस्पोज एसेट की जो बुक वैल्यू इसमें मौजूद है वो निकाली जाएगी। बताइए है कितनी? वो कैसे आपने निकाली कि 1500,000 में से आपने 320,625 को निकाला। कितना आया? 1179। ठीक, इसका मतलब यह है ओपनिंग बुक वैल्यू। ओपनिंग बुक वैल्यू ये क्या है? नो, क्लोजिंग कहां से? ये तो नहीं। ओपनिंग बुक वैल्यू ये रही। ये क्या है? बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोज एसेट एट ईयर स्टार्ट मल्टीप्लाई बाय 15% करें तो देखें वही जवाब आता है। बोलिए, क्या वही जवाब आता है? कितना आएगा? 5935,714। मैं बोले तो रिपीट कर देता हूं, दोहरा देता हूं। ये वाली वर्किंग मैंने अभी क्यों की है? क्योंकि मैंने कल भी आपसे एक बात की थी कि हमारे सामने कुछ ऐसा सिनेरियो आएगा जहां पे हमें कॉस्ट गिवन नहीं होगी, जहां पे हमें अलाउंस गिवन नहीं होगा। पढ़ के बताया था मैंने कल की क्लास में। वहां पे हमें गिवन होगी बुक वैल्यू। तो सर जब बुक वैल्यू गिवन होगी तो डेप्रिसिएशन निकालने के तरीकेकार में कोई डिफरेंस नहीं है। आरबीएम में जो रेट लगाया जाएगा वो बुक वैल्यू पे ही होगा। तो बुक वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि किस तरह से निकालनी है। बेटा कुछ डाउट है तो इसमें प्लीज पूछ लीजिए, या तो मैं इसका ब्रेकअप बता दूं। ये क्या था? 65201300 माइनस 24450,500। ठीक, ये आ गई क्या ओपनिंग बुक वैल्यू। फिर इसमें बताइए क्या क्या है? इसमें क्या है बोले? 1500,000 माइनस 320,625। इस तरह से आ रहा है। हमें दोनों में अपने आप को कंफर्टेबल पे लेके आना है, दोनों तरह से हमने करना है। चले जी, वो तो हमने एक और करके बात कर लिया। अब वहां से वैल्यूज उठा के यहां पे रखनी है। हमारे पास कोई एडिशन नहीं है, ये आ जाएगा और यहां पे आएगा डेप्रिसिएशन। वर्किंग 2 का रेफरेंस दे दीजिए।
वैल्यूज रखें कितनी यहाँ पे कितना आएगा 320625 आएगा या 497531 यहां बताइए 611620 और यहां पे आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 497531 गेन है लॉस है 15 लाख है और वो तेरा गेन है, ये तो गेन बोले 347531 जल्दी से काम कॉपी कर लीजिए और अगले सवाल पे आ जाए। थोड़ा सा जल्दी प्लीज। अब एक नजर आप यहां पे देखिए बेटा, ये जो वर्किंग अभी हमने की थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट की, यहां से हम लोग 3 वैल्यूज का फायदा उठा रहे हैं। 320625 इस वैल्यू की मदद से हम यहां भी गए और अगर इस अंदाज से करते हैं तो यहां भी है, ठीक। यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट की वर्किंग से हमने क्या क्या फायदे उठाने। एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आएगा डिस्पोज एसेट का एक, जिसमें ये वैल्यू काम की है। अब बताओ 176906 क्या ये वैल्यू भी हमारे लिए रेलेवेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि सर हमने इस वैल्यू को उठा के हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में रख दिया 176906, ये दूसरी बात। और तीसरी वैल्यू ये, इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोज एसेट से हम लोग 3 वैल्यूज फाइंड आउट करें जिसको भरपूर अंदाज से यूज कर रहे हैं आपके सामने। इसका मतलब हमारे लिए ये वाली वर्किंग मैटर करती है और ये वाली वर्किंग मैटर करती है। देखें अब तक ओवरऑल जितना भी हमने लेजेस के हवाले से काम किया, मैं बोलूंगा लेजेस में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ना एग्जामिनर आपको जिस एरिया में उलझाएगा वो तो ये अज्यूम करेगा भाई लेजेस तो ऑब्वियसली तुम्हें आते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुला रहा हूँ कि मैं डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड के अंदर तुम्हें कहीं ना कहीं इसमें चैलेंजिंग टास्क दूं, वो यहाँ पे हमें फंसाएगा। तो जिस रंग नस्ल का भी सवाल आ जाएंगे, लेजेस अपनी जगह वहीं के वहीं रहेंगे। हमने बेसिकली करना क्या है कि वो एरिया जिसमें हमें थोड़े से मसाइल का सामना ज्यादा होगा, वो 2 एरियाज हैं, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, एक तो ये और एक तो ये। जितने हम सवाल करेंगे, जितने भी हर्डल्स आएंगे, हम एक्यूमुलेटेड के लिए कुछ ऐसे ही रास्ता इख्तियार करेंगे। कभी कभी क्या करेंगे, वर्किंग्स करके मैथमेटिक्स अप्लाई करके डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, लेकिन होगा तरीकेकार कुछ ऐसे ही। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, हर सवाल आपको अलग नजर आएगा। तो जब हम सारे सवालात के लिए कुछ स्टैंडर्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो उसका मतलब 1 नहीं 2 नहीं, अगर 10 सवाल हम लोग एक ही अंदाज से कर रहे हैं वर्किंग, तो उसका मतलब आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा यार, कि जितने भी एग्जामिनर सवाल आगे आने वाले वक्त में देता भी है तो हमें पता है कि हमारी बाउंड्रीज क्या है, कि हमने किस एरिया के अंदर अपने आप से सवाल करना है। आगे बढ़े। अच्छा जी, अब यहां पे एक हेडिंग डाल रहा हूं मैं, पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल की, जिसको हम ट्रेड इन अलाउंस का भी नाम देते हैं। अब सुनिए, एक ओल्ड एसेट है, उसकी कॉस्ट है मिसाल के तौर पे 10,000। आपने उसको इस्तेमाल किया और उसकी वैल्यू 6,000 से डेप्रीशिएट हुई और बुक वैल्यू कितनी आ गई? बोलिए शाबाश, बोले 4,000। कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी आ गई? 4,000। अब आप चाहते हैं कि न्यू एसेट मैं एक्वायर करूं, आप चाहते हैं मैं न्यू एसेट एक्वायर करूं, और जो न्यू एसेट है, ठीक है जी, वो अज्यूमिंग है, न्यू एसेट जो है अज्यूमिंग वो है 15,000 का। कितने का बेटा? 15,000। आपने कहा कि मैं अपना पुराना एसेट आपको दूंगा और आपसे नया एसेट ले लूंगा, पुराना एसेट में दूंगा और नया एसेट में आपसे ले लूंगा, सही है जी। आपके हिसाब से आपका पुराना एसेट है कितने का? 4,000 का।
क्या उसको बताएंगे कि मैंने 10,000 का लिया था, 6,000 मेरे हिसाब से वो डेप्रिशिएट हो चुका है और आज मेरे हिसाब से वो कितने का है, बोलिए 4,000 का, ये आप नहीं बताते। अमूमन जैसे हम लोग करते हैं, पुराना फ़ोन दे के नया फ़ोन लेते हैं और पुराना फ़ोन दे दिया और साथ साथ कुछ रकम दे दी और नया मॉडल का नया फ़ोन ले लिया। तो इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी कि पुराना एसेट हमारे पास से जा रहा है और नया एसेट हमारे पास आ रहा है। अच्छा जी, अब देखें जो हम लोग न्यू एसेट ले रहे हैं, बताइए वो है कितने का? 15,000 का। कितने का बोलिए? 15,000 का। कैश जो हम पे कर रहे हैं, कैश जो हम पे कर रहे हैं वो है 12,000। कैश जो हम पे कर रहे हैं यानी कि पुराना फोन दे रहे हैं, नया फोन ले रहे हैं। नया फोन जो ले रहे हैं वो कितने का है बोलिए? 15 का। हमारा जो सौदा तय पाया वो कुछ इस अंदाज से हुआ कि हम 15,000 का नया से ले रहे हैं, कैश कितना पे करेंगे बोलिए? 12,000। और बाकी जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है डिफरेंस बोलिए? 3,000 का। या मैं यूं बोलता हूं कि मैं कैश दे रहा हूं, लेट्स सपोज 11,000 का, ठीक? तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये सिनेरियो यूं भी बन सकता है कि मैं कैश पे कर रहा हूं 9,000 का और जो डिफरेंस आ रहा है वो अब यहां पे कितना नजर आ रहा है? कितने का डिफरेंस नजर आया बोले? 6,000 का डिफरेंस नजर आ गया, ठीक? तो सर ये जो 6,000 है ये क्या है? ये जो मेरा पुराना एसेट था मैंने दुकानदार को 6,000 में टिका दिया। पुराना फोन मेरे हिसाब से है कितने का? 4,000 का। लेकिन जो हमारा सौदा डन हुआ कि 15,000 का मैं नया फोन ले रहा हूं, पुराना फोन मैं दे रहा हूं आपको, सही है जी? और मैं आपको कैश कितना दूंगा बोलिए? 9,000। तो पुराना फोन जितने पे दुकानदार आपसे खरीदने पे आमादा हो गया, या इन शॉर्ट जितने पे आपने पुराना फोन दुकानदार को चेप दिया, टिका दिया, सही है जी, वो आपके मुताबिक था कितने का? 4,000 का। लेकिन आपने वो जो मैंने एक चेपने वाला अल्फाज इस्तेमाल किया, टिकाने वाला अल्फाज इस्तेमाल किया, आपको बात समझ आ रही है? यानी कि पुरानी चीज आपने उसको कितने में टिका दी है बोलिए? 6,000 में। तो वो वैल्यू जिस पे आपने अपना पुराना एसेट दुकानदार को टिका दिया, उस वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल का। क्या नाम देंगे बोलिए? पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल का। अब अगर यहां पे आ गया 6,000, यहां पे आ रहा है हमारे पास बोलिए कितना? 4,000। तो क्या इस ट्रांजैक्शन पे हमें फायदा होता हुआ नजर आ रहा है या नुकसान बोलिए? फायदा। डन। तो आप देखो सिनेरियो बन क्या रहा है? पुराना एसेट कितने का है? 10,000 का। हमने इसको इस्तेमाल किया, कितनी वैल्यू हमारे हिसाब से उसकी कम हो गई? 6,000। कम होने के बाद कितने पे आ गई? 4,000। हम एक नया एसेट लेने के ख्वाहिशमंद है, हमने बोला भाई 15 वाली चीज चाहिए, मैं अपना पुराना फोन दूंगा, तुमसे 15 का एसेट लूंगा, बताओ पैसा कितना मांगते हो? उसने जो भी मांगा, 10 मांगा, 11 मांगा, 12 मांगा, नेगोशिएट कर आके हमने बोला भाई पुराना फोन तू मेरा रख ले और मैं तुझे कुछ दे दूंगा पैसे। कितने पैसे दूंगा? 9,000। बाकी अगर मैंने उसको आमादा कर दिया कि मेरा पुराना फोन तुम रख लो और मैं बकिया तुम्हें क्या दे दूंगा? पैसा दे दूंगा 9,000। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन से मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान? फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब न्यू एसेट मेरे पास आया, इस हवाले से मैंने कैश पे किया और पुराना एसेट मैंने उसको टिका दिया। जिस प्राइस पे मैं उसको पुराना एसेट टिका रहा हूं, उस प्राइस को हम लोग, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल का नाम देते हैं। अब आइए, हमारे पास पीपी का अकाउंट खुला हुआ है, पीपी का अकाउंट खुला हुआ है, मेरे साथ रहिएगा। हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है कितनी आ रही है बोले? 10,000। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो बताएंगे कितना है? कितना है? 6,000। पुराना एसेट मेरे पास से जा रहा है, पुराना एसेट जो मेरे पास से जा रहा है वो है कितने वर्थ का? 10,000 का। तो मैंने इसको कहां ट्रांसफर कर देना है बोलिए? डिस्पोजल अकाउंट। यहां पे मेरे पास क्या खुल गया? डिस्पोजल अकाउंट खुल गया, ठीक? यहां पे कितना आ गया? 10,000 आ गया। और तो और
जब एसिड को रिमूव कर दिया तो उसके अलाउंस को भी हमने क्या करना पड़ेगा, बोलिए, खत्म करना पड़ेगा। इसको भी हम कहाँ ले जाएंगे, बोलिए, डिस्पोजल अकाउंट। तो ये आ गया, बोलिए शाबाश, कितना, 6000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर इस सिनेरियो में हमारे पास से ना पैसा जा रहा है ना हमारे पास पैसा आ रहा है। एक एक्सचेंज का सिनेरियो हमने शुरू में डिस्कस किया था, अभी हम बेसिकली थोड़े से एक्सचेंज ऑफ एसिड के सिनेरियो को बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट गेन करेंगे और पुरानी चीजों को फिर इसके साथ जोड़ देंगे। अब देखिए, पुराना एसिड तो गया, उसका अलाउंस खत्म हुआ, डिस्पोजल में यहाँ आया, इसका अलाउंस यहाँ पे आ गया। अब देखें, नया एसिड जो मैं ले रहा हूं, बेसिकली अभी तक मैंने जर्नल्स बना कितनी ली हैं, सही है, जल्दी से बताइए कितनी जर्नल्स बनाई हैं? 2 जर्नल्स बनाई हैं। डिस्पोजल की कितनी जर्नल्स बन गई हैं जो लेजर्स में आ गई हैं? एसिड क्रेडिट हुआ, डिस्पोजल डेबिट हुआ, ये वाली बात क्लियर है? एसिड क्रेडिट हुआ, डिस्पोजल डेबिट हुआ। अब मैं हाथों के इशारे से बात कर सकता हूं क्योंकि इसके ऊपर हम काम कर चुके हैं। एसिड क्रेडिट हो गया, डिस्पोजल डेबिट हुआ, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट कराया और डिस्पोजल को हमने क्रेडिट करा दी। ये काम हम जानते हैं। अब बेसिकली जो तीसरी एंट्री हमारे सामने आ रही है, पहली एंट्री क्या थी, बोले, डिस्पोजल डेबिट और पीपीई, बोले शाबाश, क्रेडिट, कितना, 10,000। दूसरी एंट्री, शाबाश, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा 6,000 और डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा कितना, बोलिए शाबाश, 6,000। तीसरी एंट्री, सर न्यू एसिड हम ले रहे हैं, पीपी न्यू वाला, कितने का ले रहे हैं, बोलिए, 15 का ले रहे हैं। ये वाली बात समझ आई? हमारे पास से पैसा जा कितना रहा है, बोलिए, 9,000 जा रहा है, और ये जो डिफरेंस आ रहा है कितने का, 6,000 का। मैंने आपसे बड़े कैजुअल अंदाज में बात की कि पुराना एसिड जितने में आप बायर को टिका देते हैं उस वैल्यू को हम लोग नाम क्या देते हैं, बोलिए, पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल का। पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल का आपने यहाँ पे इसको नाम दिया। अब देखिए, डिस्पोजल डेबिट हुआ, डिस्पोजल क्रेडिट हुआ, डन। अब यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट क्या होते हुए नजर आ रहा है, बोलिए, ये डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पे क्या होते हुए नजर आ रहे हैं, क्रेडिट, कितने से, 6,000। इत्तेफाक से अलाउंस भी 6,000 है और एक्सचेंज जिस वैल्यू पे किया वो भी कितना है, 6,000। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, न्यू एसिड आ रहा है आपके पास, डन। अब बताइए कि इस ट्रांजैक्शन पे हमने गेन या लॉस तो इस अंदाज से तो देख लिया था, वो वाली बात जो सबको समझ आ गई थी। अब हमने सारे काम को किस में लेके जाना है, लेजर्स में। बोले कितना आया, कितने का गेन आ गया, 2,000 का यहाँ पे आ गया गेन। यहाँ पे भी जो हमने बनाई है वो सिंपल एंट्री बनाई है, कंपाउंड एंट्री बनाई है जी? हमने यहाँ पे सिंपल एंट्री बनाई है, कंपाउंड एंट्री बनाई है, सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक। अगर इन सारी एंट्रीज को मैं मर्ज कर देता हूं, इन सारी एंट्रीज को अगर मैं मर्ज करता हूं तो बताएंगे सारी एंट्रीज को मर्ज करने के बाद जो एंट्री मेरे पास बनेगी वो क्या बनेगी, शाबाश, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बोले शाबाश, डेबिट कितना, 6,000, पीपीई ओल्ड क्रेडिट कितना, 10,000। मेरे पास यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, यहाँ पे न्यू पीपीई कर दें या पीपीई न्यू डेबिट कितना, 15,000, पीपीई ओल्ड क्रेडिट कितना, 10,000, ठीक है जी। कैश क्रेडिट कितना, 9,000। तो इन दोनों को सम अप कर लीजिए और इसका देखें कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आया, गेन कितना आ गया, 2,000। बेटा बेसिकली हमने ये जो डबल एंट्रीज है ना, इसके ऊपर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। ओवरऑल सिनेरियो को अगर आप देखें, ओवरऑल सिनेरियो को क्विकली आप रिकैप करें तो हुआ तो क्या नया काम हुआ, बोले तो मैं रिकैप करूं या डन है, बोलिए, कर दो ये रिकैप एक दफा जल्दी से, बोले प्लीज। पुराना एसिड मेरे पास, पुराना, मैंने एक फोन लिया था कितने का, 10,000 का, सही है जी। 2, 4, 5, 6 साल मैंने इस्तेमाल किया, अब मैं चाहता हूं मैं नया फोन ले लूं। फोन को रिप्लेस कर लेना है आपने पीपी से, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ हम फोन का इस्तेमाल करें, 10,000 का फोन लिया, इस्तेमाल किया, मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू 6,000 से कम हो गई, और आज अगर मार्केट में जाता हूं तो मेरे हिसाब से मेरा फोन जो है वो कितने का होगा, बोलिए, 4,000 का।
नया फोन खरीदने का ख्वाहिशमंद हूँ, पूछा भाई रैक से कितने का है, उसने बोला भाई 15,000 का। मैंने बोला भाई मेरा पुराना फोन रख लो और नया फोन दे दो। उसने बोला ठीक है, हम लोग इस तरह की ट्रांजैक्शन करते हैं कि पुराना सामान दो, नया सामान लो, और जो डिफरेंस है वो आप कैश में अदा कर दो। मैंने उसको इस पे आमादा कर लिया। न्यू एसेट मेरे पास आ कितने का रहा है बोलिए, 15,000 का। मैं उसको कैश कितना पे कर रहा हूँ बोलिए, 9,000। यानी कि जो भी हमारी नेगोशिएशन हुई, अल्टीमेटली जो वैल्यू हमारी तय हुई वो क्या हुई कि मैं कैश कितना दूंगा बोलिए, 9,000, और बाकी जो डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब वो जो दुकानदार है मुझसे मेरा एसेट किस कीमत पे खरीदने को तैयार हो गया है, बोलो 6,000। जिस कीमत पे दुकानदार मेरा पुराना एसेट खरीदने को तैयार हो गया है, या यूं बोल सकते हैं जिस कीमत पे मैंने अपना पुराना एसेट दुकानदार को टिका दिया। दो बातें बोल रहा हूं, जिस कीमत पे दुकानदार आपके एसेट को खरीदने पे, पुराना एसेट को खरीदने पे आमादा हो गया, या यूं बोल सकते हैं जिस कीमत पे आपने अपना पुराना एसेट दुकानदार को टिका दिया, उस वैल्यू को हम लोग नाम क्या देते हैं, पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल, या बोलते हैं ट्रेड इन अलाउंस। ठीक, कितना हो गया बोलिए, 6,000। अब क्या हुआ कि हमने लेजर्स में इस काम को देखना चाहा, तो एसेट क्रेडिट हुआ, पुराना एसेट तो चले गया, उसका अलाउंस भी खत्म हो गया, इसमें कोई डिस्कशन नहीं, कुछ भी नहीं है। एंट्री हमने बना दी, पीपी क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट, नया कुछ नहीं। अलाउंस डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, नया कुछ भी नहीं। सिर्फ इसमें जो नया आया काम वो क्या आया, न्यू एसेट डेबिट हुआ। ठीक, कितने से, 15,000 से। पैसा हमारे पास से गया, क्रेडिट हो गया, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है बेटा, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, पुराना एसेट को हम लोग कितने में उसको टिका रहे हैं बोलिए, 6,000 में। या यूं बोल सकते हैं कि जो दुकानदार है हमारा पुराना एसेट कितने पे लेने पे आमादा हो गया है बोलिए, 6,000। तो सर ये क्या हमें गेन हुआ या लॉस, गेन या लॉस हम पता करेंगे। ये जितने पे हमने उसको टिकाया, इस वैल्यू को देख के हम ये नहीं बता सकते कि गेन हुआ या लॉस। उसके लिए हमने कोई ना कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भाई वो एसेट मुझे जो मेरा एसेट जो पुराना था वो था कितने का, और मैं उसको टिका कितने पे रहा हूं। मेरा एसेट मेरे हिसाब से था कितने का बोलिए, 4,000 का, टिका कितने पे दिया, 6,000 का। तो सर मुझे अंदर ही अंदर खुशी होना शुरू हो जाएगी कि मैं पुराना एसेट कितने पे टिका रहा हूं, 6,000 का, और वो मेरे हिसाब से कितने का था बोलिए, 4,000 का। इस सारे काम को हम लोगों ने अगर एक स्टेटमेंट में देखना चाहा तो हमने बोला कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरिंग वैल्यू, टिका कितने पे दिया, 6,000। तो सर यहाँ पे क्या आ गया, 2,000। अब ये जो 2,000 आया, इसके लिए हम लोग ने जो एंट्री बनाई है, सही है जी, ये जो 2,000 आए, ये जो 2,000 क्या है बेटा, गेन है लॉस है, गेन है। चौथी एंट्री मैं यहाँ पे बना दूंगा, चौथी एंट्री जो यहाँ पे बनाऊंगा वो क्या बनेगी बोलिए, शाबाश। जब गेन होता है तो क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, तो चौथी एंट्री वहां पे बन जाएगी, गेन क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा बोलिए, डिस्पोजल। चौथी एंट्री जो यहाँ पे बन जाएगी वो क्या बनेगी, चौथी एंट्री, गेन हो जाएगा, क्रेडिट कितना 2,000, और डिस्पोजल डेबिट हो जाएगा बोलिए कितना, 2,000। क्या ये वाली बात समझ आई। और जब मैं कंपाउंड एंट्री बना रहा हूं, जब मैं कंपाउंड एंट्री बना रहा हूं तो उसके लिए मुझे डिस्पोजल अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। जब मैं कंपाउंड एंट्री बना रहा हूं तो मुझे वो पीईडी वीडी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सामने ही सामने वो क्या आ जाएगा, गेन या लॉस आ जाएगा बेटा। या तो आप एंट्री बनाओगे 1 2 3 4, ठीक, सिंपल एंट्रीज, ठीक, या तो आप वो 4 एंट्रीज नहीं बनाएंगे, एक कंपाउंड एंट्री बना लेंगे जिसमें आपको गेन या लॉस सामने सामने दिख जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आई। प्लीज कॉपी कर लें आप लोग, तरतीब से प्लीज चीजों को कॉपी कीजिएगा। जो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स वाला जो हमने तीसरी क्लास में डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन को जब इसके साथ मिक्स किया जाएगा तो सुने बेटा, इस एंट्री में कोई चेंज नहीं, हेलो, सेकंड में कोई चेंज नहीं, ठीक। थर्ड वन, पीपीई न्यू कितने से डेबिट होगा, सही है जी। उसके लिए वो जो हमने जो रूल्स देखे थे वो यहां पे अप्लाई हो जाएंगे। अभी तो मैंने यहां पे कोई बात की नहीं कि वो जो एक्वायर कर रहे हैं वो क्लियरली एविडेंट है, या जो हम एक्वायर कर रहे हैं वो रिलायबली मेजरेबल है, जो ओल्ड है, ये मैंने तो बात ही नहीं की। इसका मतलब वो सारा सिनेरियो उठ के जब इसके साथ आ जाएगा, नंबर 1 में कोई डिफरेंस नहीं, 2 में कोई डिफरेंस नहीं। ये जो पीपीई डेबिट, जो नया एसेट जो है वो कितने से डेबिट होगा, उसके लिए वही वाले रूल्स हमारे अप्लाई होते हैं। सर पैसा जा रहा है, क्रेडिट, ठीक, और पुराना एसेट में कितने पे टिका रहा हूं, पीडी क्रेडिट, डन।
और उसके बाद जब ये तीनों का इफेक्ट, हेलो 1 2 3 का इफेक्ट, 1 2 3 का इफेक्ट जब मैं ले जाऊंगा डिस्पोजल अकाउंट में, तो अगर ये क्रेडिट साइड का पलड़ा भारी होगा, डेबिट साइड का कम होगा, तो हम बोलेंगे गेन। और अगर गेन हो गया तो उसके लिए भी पहले जैसे एंट्रीज बनती थी वही की वही बनेगी, गेन क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट। सिर्फ जो डिफरेंस आएगा इसमें आएगा। इसके लिए कौन से वाले रूल अप्लाई हो रहे होंगे? वही वाले रूल अप्लाई होंगे जो कि हमने थर्ड क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अगर सर हम लोग 4 स्टेप्स में काम नहीं करना चाहते, जो कि हम लोग आगे के वक्त में 4 स्टेप्स में काम नहीं करेंगे, ठीक, तो सर हम फिर क्या कर रहे होंगे? हम इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर कोई मुझे बुलाता है, बिठाता है, पूछता है बताओ यार ये डेबिट क्रेडिट इसका मैकेनिज्म बैकग्राउंड चल क्या रहा है, तो मैं बोलूंगा आओ जरा साइड पे बात करते हैं। ये मेरे भाई बात समझ आ रही है? इसका बैकग्राउंड लेजेस की मूवमेंट इससे रिफ्लेक्ट हो रही है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। लेकिन अगर वो आपसे जर्नल्स मांगता है, आप यू बनाओगे जबरदस्त, अगर आप यू बनाएंगे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपको ज्यादातर एग्जामिनर जब भी जर्नल्स मांगेगा और सजेस्टेड आंसर्स में जो उसका सोल्यूशन आ रहा होगा, तो आप देखेंगे वो ये तरतीब में होगा। ये वाली बात समझ आई? इसमें उसमें फर्क क्या है? सर जो भी कुछ है ना आउटकम ये रहा सर, बेटा प्लीज समझिएगा बात, जो भी आउटकम है ना, फायदा हुआ नुकसान, ये अदली बदली हुआ, जो भी हुआ, फायदा हुआ नुकसान, ये रहा सामने, ये रहा। सर यहां देखें, जो फायदा हुआ नुकसान हुआ एक लम्हे में नहीं आ रहा। हम बोलेंगे सर एसेट तुम क्रेडिट हो जाओ, डिस्पोजल तुम डेबिट हो जाओ, अलाउंस तुम खत्म हो जाओ, डिस्पोजल में चले जाओ, फिर न्यू एसेट तुम आ जाओ, पैसा जो गया है वो क्रेडिट हो जाओ, और जितने में तुमने टिकाया इसका इफेक्ट जब यहां ले जाएंगे तो फिर वहां से क्या पता चलेगा, गेन या लॉस पता चलेगा। मैंने अपना पॉइंट समझाने की पूरी कोशिश की, बाकी अल्लाह मेरी और आप दोनों की मदद करे। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस काम को प्लीज अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा, दोनों एंट्रीज, सिंपल वाली भी और कंपाउंड वाली भी। तस्वीरें जो आप लोग लेते हैं अच्छी बात है, बोर्ड की तस्वीर लिया करें। इस काम को आपने खाली तस्वीरों की हद तक नहीं रखना, अपने रजिस्टर में बड़े प्यारे अंदाज से नोट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टीचर आके पढ़ा रहे हैं उनका पहला एक्सपीरियंस नहीं है, वो कई अरसे से चीजें कराते हुए आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों का खुलासा आपके सामने बयान हो रहा होता है। चलें आगे बढ़े। अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। पीपी की कॉस्ट क्या है नजर आ रही है, अलाउंस नजर आ रहा है, कंपनी यूजेस आरबीएम और रेट 15% प्रो रेटा बेसिस, नथिंग न्यू। ऑन 1 August 2013 a vehicle which was acquired at a cost of 8,50,000 on 1 July 11 was exchanged for a new vehicle। ठीक है जी, was exchanged for a new vehicle। अब सुनिए सर, ये आपने काम को बीच में अचानक से क्यों फिट किया? अगर मुझसे खाली वो बोलता ना जर्नल्स बनाने का, तो मैं इतनी सारी राम कहानी डिस्कस नहीं करता कि वो पुराना एसेट था, वो यूं था। हम फौरन ये एंट्री बनाते, गेन लॉस हाथों हाथ सामने। लेकिन यहां से वो हमसे किस चीज का तकाजा कर रहा है कि भाई रिक्वायरमेंट में देखो वो मांग क्या रहा है, लेजर्स। लेजर्स में हम लोग बच नहीं पाते। अब लेजर्स अगर वो मांग रहा है, इसका मतलब हमने वो सारी जो मूवमेंट है वो दिखानी पड़ेगी। अगर हम एक कंपाउंड एंट्री बना दें तो वो लेजर्स में क्या कुछ चल रहा था वो शायद इतना विजिबल ना हो। इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक स्टेप नीचे उतरा, पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल के हवाले से 2-3 बातें की, थोड़ा सा आइडिया हमें मिला, उस आइडिया की बेसिस पे हम यहाँ पे जा रहे हैं। इस सवाल में हम लोग लेजर्स में जो देखो लेजर्स वाली मूवमेंट समझ आ गई ना, तो उसका मतलब जर्नल्स बनाना मसला नहीं। ये जर्नल बन गई। बैकग्राउंड में आप अगर लेजर में जाते हो तो आप बोलोगे यार कभी पीपी डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, वो एक ही अकाउंट के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। यानी कि एक ही अकाउंट के अंदर वो अलाउंस भी आ रहा है, गेन लॉस भी आ रहा है, सभी कुछ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कितने का एसेट था? 8,50,000 का, जो कि एक्वायर हुआ था 1 जुलाई 2011 पे। वो एक्सचेंज हुआ है कब? 1 अगस्त 2013। क्या ये अल्फाज डेट समझ आ गई? यानी कि 1 अगस्त 2013 को एक्सचेंज हुआ,
कौन सा एसेट जो एक्वायर हुआ था 1 जुलाई 2011 को, कितने का एक्वायर हुआ था? 8,50,000 का। डन। विथ फॉर अ न्यू व्हीकल द बैलेंस वाज सेटल्ड विद अ चेक ऑफ 3,50,000। डन। 3,50,000 हमने जो है वही इसको सेटलमेंट के लिए, जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला था, हमने क्या बोला था, 9,000 हम कैश दे रहे हैं। अच्छा जी, द लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू व्हीकल वाज 9 लाख। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने पुराना एसेट सामने वाले को कितने में टिका दिया? सर बताया नहीं जा रहा, लेकिन मुझे नजर आ गया है। नया एसेट है कितने का बोलो? 9 लाख का। पैसा कितना दे रहा हूँ? 3.5। तो इसका मतलब पुराना एसेट मैं उसको टिका कितने में रहा हूँ? 5.5। बेटा ये बात समझ आ रही है ना साथियों? 5.5 में मैं पुराना एसेट उसको टिका रहा हूँ। सर फायदा हो रहा है नुकसान? फायदा हो रहा है नुकसान? बताइए सर। फायदा या नुकसान तो हम लोग उस वक्त पता कर सकते हैं जब हमें, मिसाल के तौर पे यार हमें ये मालूम नहीं है, हमें ये मालूम नहीं है, तो क्या हम लोग बता सकते हैं विदाउट कैरिंग वैल्यू कि गेन हो रहा है या लॉस? इसका मतलब हम नहीं बता सकते। हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि टिका कितने पे रहे, हमारे पास ये पैसा कितने का जा रहा है, हमारे पास नया सिरा कितने का रहा है, गेन हो रहा है लॉस। इस चीज को पता करने के लिए सर हमें क्या चाहिए होगी? बोलिए कैरिंग वैल्यू। और कैरिंग वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? कॉस्ट। क्या मालूम है? बोलिए। कॉस्ट मालूम है? बिल्कुल मालूम है। तो सर कॉस्ट को हम लोग पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल से नहीं कंपेयर करते, कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करते हैं। इसका मतलब अगर आपने डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड गलत निकाला तो कैरिंग वैल्यू गलत आएगी, और उसको अगर आप टिकाने वाली वैल्यू से कंपेयर करोगे तो वो जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब अब हम लोग चीजों को थोड़ा सा लिंक करने जा रहे हैं, और सारे का सारा जो बेस कर रहा है हमारी प्रायर वर्किंग्स के ऊपर कर रहा है, यानी कि डेप्रिसिएशन गलत तो कैरिंग वैल्यू गलत। नई चीज तो हमें समझ आ गई, ये वाली बात समझ आई। तो ये वाला काम अभी हम कर लेते हैं, और जब ये वाला काम इंशाल्लाह हो जाएगा तो बेटा आपके लिए एक सवाल पेश खिदमत है, पेज नंबर 22 पे, कैफ 5 ऑटम 14 क्वेश्चन 6 फुल स्पीड एंटरप्राइज। ये वाला सवाल आपने करना होगा, ये ट्राई करना होगा। अच्छा, और जब ये ट्राई कर रहे होंगे तो फिर मैं ये क्लास में आके ही डिस्कस कर लूंगा, जो आपने अपने एंड पे कोशिश की, ट्राई किया, हाथ पांव मारे, सही हुआ या गलत हुआ, मैं बोर्ड पे आके इसको बिल्कुल स्क्रैच से समझा दूंगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है, जैसे कि आज मैं आके क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा था तो बहुत सारे लोग ऐसे इसको छाप रहे थे जैसे उनको पता ही नहीं था 22 होता क्या है। इसका मतलब उन्होंने वो ट्राई नहीं किया था। ईमानदारी से अगर आपने यहाँ से पूछे तो ऐसा था, और कुछ लोग जो थे वो अपने आंसर को इसके साथ कंपेयर कर रहे थे। तो ये जो सवाल मैं आपको 5 स्टेप्स का दे रहा हूँ, तो इसको आपने अपने एंड पे ट्राई करना है। जो भी सवाल का सोल्यूशन आए, सही आए गलत आए, मैं जब बोर्ड पे आऊँगा काम करेंगे इंशाल्लाह, तो उस वक्त ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज फिर होता ही है कि मैसेज आ रहा होता है कि सर उसका सोल्यूशन देख लें, बता दें, वो उसको फिर जब तक न्यूमेरिकली मैं खुद पेपर पेंसिल ना इस्तेमाल करूँ ना, तो मुझसे भी जवाब फौरन नहीं आ रहा होता, देख के समझ नहीं आता, उसमें थोड़ा सा माजरत मैं करूँगा। अब देखिए, ये सिर्फ सवाल मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, जो आपने अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि 11:30 करीब है। व्हीकल की कॉस्ट आ गई, अलाउंस आ गया, ये वही कॉस्ट है, वही अलाउंस है, वही कैरिंग वैल्यू। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ये सवाल बुक वैल्यू अकाउंट बना के कर सकता हूँ? क्या ये सवाल मैं बुक वैल्यू अकाउंट बना के कर सकता हूँ? कर सकते हैं। क्या ये सवाल मैं कॉस्ट अकाउंट और अलाउंस अकाउंट बना के कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास दोनों ऑप्शन खुले। अब देखिए, रेट कितना दे रहा है? 15% पर एनम ऑन WDV, रिटन डाउन वैल्यू, मतलब RBM की बात करें। डेप्रिसिएशन एडिशन डिलीशन इज प्रोवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू द पीरियड ऑफ यूज, यानी कि मंथली बेसिस, मतलब प्रो रेटा बेसिस। अब देखें, other related information is as follows. On 1st August 2013, vehicle which was acquired at a cost of 8,50,000 on 1st July 2011 was exchanged for a new vehicle. The balance was settled with a check of 3,50,000. The list price of the new vehicle was 9 लाख। यानी कि अभी जो आप क्वेश्चन नंबर 24 में देख रहे थे एडजस्टमेंट, वही वाली एडजस्टमेंट नीचे हमें नजर आ रही है। डन। अच्छा जी, आप बताओ इस एडजस्टमेंट के हवाले से आप क्या काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, मुझे जरा वर्बली बताइए। सर पुराना एसेट जा रहा है क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट, एक इसी एसेट का अलाउंस खत्म करेंगे, डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, ये दूसरी ट्रांजैक्शन। नया एसेट आ रहा है 9 लाख, कैश क्रेडिट कितना? 3.5, और पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल कितना? 5.5, ये हुई तीसरी एंट्री। डन। ये वाली बात समझ रही? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता करने के लिए हमें पता तो है नहीं,
पता करने के लिए हम लोगों ने कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। कौन सी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट, वो मालूम करना पड़ेगा और इस तरह से आपका सिलसिला आगे बढ़ेगा। यानी कि एक वर्किंग जो है वो कौन सी आ रही है इसमें? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट वाली। अच्छा, एक और बात बताऊं, आपके पास 2 3 4 5 10 डिस्पोजल्स हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट, अगर 4 डिस्पोजल है तो 4 वर्किंग होगी। मेरे पास 4 डिस्पोजल है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट की 4 वर्किंग होगी। तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने की जो वर्किंग होगी वो 1 होगी। मैं रिपीट कर दूं, मेरे पास 6 एसेट्स का डिस्पोजल है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट के लिए 6 वर्किंग्स होंगी। यानी कि वर्किंग 1 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट 1, फिर 2 डिस्पोज्ड एसेट 2, 3 डिस्पोज्ड एसेट 3, ये हो गई 6। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो निकाला जाएगा वो सिर्फ 1 होगा और उसके अंदर क्या क्या आ रहा होगा? एडिशन भी आ रहा होगा, डिस्पोजल भी आ रहा होगा और रिमेनिंग भी आ रहा होगा। तो यहां पे पहला तो ये हुआ। दूसरा देखिए क्या है, 3 न्यू व्हीकल्स वर परचेज्ड ऑन 1 दिसंबर 2013 फॉर 12,50,000 ईच। एडिशन यानी कि पीपी के डेबिट साइड पे मैं जाऊंगा, वहां पे एडिशन की डेट के साथ एडिशन लिखूंगा। 12,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3750। मेरे भाई ये वाली बात समझ आई? तो ये टोटल एडिशन आ गया। अब ये एडिशन आ गया, ये हमारे लिए कब रेलेवेंट होगा? सर जब हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना तो वहां पे एडिशन के लिए हमें मंथ्स चाहिए होते हैं। तो जिस डेट पे एडिशन हुआ उस डेट से लेके ईयर एंड तक देखेंगे कितने महीने बनते हैं, आराम से इसका आ जाएगा। ठीक, फिर आ जाइए नंबर 3 पे। On 1st Feb 2014 a vehicle having written down value of 5,50,000, यानी कि 30 जून 14 पे, सॉरी 1st Feb 14 पे, कितने महीने गुजरने के बाद ये बात हो रही है? साल एंड कब होता है बेटा? 30 जून 14 पे एंड होता है। स्टार्ट कब होगा? 1 जुलाई 13 पे। तो जुलाई 13 से लेके 31 दिसंबर 13 तक कितने महीने बन गए? 1 जुलाई 13 से लेके 31 दिसंबर 13 तक कितने महीने बने? 6। ठीक, और फिर दिसंबर के बाद फिर कौन सा महीना आया? जनवरी। ये वाली बात समझ रही? तो आप मुझे बताइए, ये जो अभी बात हो रही है ऑन 1 Feb 2014 कितने महीने गुजरने के बाद की बात हो रही है? 6 महीने गुजरने के, सॉरी ये 7 महीने गुजरने के बाद की बात हो रही है। व्हीकल जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी? बोलिए 5,50,000। उसको हमने रिपेयर कराया है कितने में? 2.5 लाख में। कितने में रिपेयर कराया है? 2.5 लाख में। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो रिपेयर है वो एफिशिएंसी व्हीकल की इंप्रूव करेगा सिग्निफिकेंटली। हमने बात की थी रेवेन्यू एक्सपेंस, हमने बात की थी कैपिटल एक्सपेंस। एक ऐसा खर्चा जिसके होने से लाइफ बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, हम लोग उस खर्चे को एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? कैपिटलाइज। फिर हमने एक और बात की थी कि सर अगर हम किसी एसेट के पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं और उस पार्ट की कॉस्ट सिग्निफिकेंट है तो सर इस सूरत हाल में भी उस पार्ट की कॉस्ट को क्या कराया जाएगा? और जो छोटे मोटे चिल्लर पार्ट होते हैं उसको हम लोग अपना डे टू डे एक्सपेंस में काउंट कर देंगे और ट्रीट कर देंगे एज एन एक्सपेंस। लेकिन जो मेजर पार्ट होगा उसको हम लोगों ने क्या कराना होता है? कैपिटलाइज। इसी तरह से हमने बात की थी तीसरा पॉइंट, मेजर इंस्पेक्शन। हमने बात की थी सर कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको यूज करने के लिए हम पाबंद होते हैं कि हमने उस व्हीकल की, उस एसेट की रेगुलर बेसिस पे 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में क्या करवानी होगी? छोटी मोटी नहीं, एक मेजर इंस्पेक्शन करवानी होगी। तो मेजर इंस्पेक्शन जब हम कराएंगे तो जो हमारा खर्चा होगा उस खर्चे को भी हम लोगों ने एक्सपेंस आउट नहीं करना, उसको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। और कैपिटलाइज करके फिर क्या करेंगे? उसको बोलिए डेप्रिशिएट करेंगे। जो भी नेक्स्ट इंस्पेक्शन की डेट होगी उस हिसाब से हम लोगों ने उसको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये हमने एग्जांपल देख ली थी, यानी कि हमने क्विकली भी रिकैप कर लिया किस हवाले से कि एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट के ऊपर जब फ्यूचर में खर्चा होगा तो या तो वो एक्सपेंस आउट होगा या तो वो क्या होगा? कैपिटलाइज। तो यहां पे भी सिंपल बात की हुई थी कि 2.5 लाख का रिपेयर खर्चा हुआ और उस रिपेयर खर्चे की वजह से एफिशिएंसी जो है व्हीकल की वो क्या हो रही है? इंप्रूव हो रही है सिग्निफिकेंटली। तो इसका मतलब इस 2.5 लाख को हम लोगों ने एक्सपेंस आउट करना है, कैपिटलाइज। क्या करना है? बोले कैपिटलाइज। और किस डेट पे करेंगे? किस डेट पे करेंगे? 1 फरवरी 2000 बोले 14। तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने बच गए ईयर एंड तक? हेलो, कितने महीने बच गए? 5। तो इसका मतलब 2.5 लाख जिसको आपने कैपिटलाइज किया
उसका आप डेप्रिसिएशन जो लेंगे वो कितने मंथ्स का लेंगे? 5 महीनों का। मेरे भाई बात समझ आई? फिर आ जाइए नंबर 4 पे। ऑन 30 जून 2014 व्हीकल परचेज ऑन 1 जनवरी 2012 एट अ कॉस्ट ऑफ 1500,000 वो सोल्ड फॉर 13,50,000। ये वाला काम तो अभी हमने कर ही लिया। इससे पहले जो काम था वो 15 लाख वाला, 13,50,000 वाला, वो हमने काम कर लिया। देखिए पिछले सवालात में और इस सवालात में फर्क क्या है, आप खुद देखें कि मैंने आपके ऊपर एकदम कोई अचानक से लोड नहीं डाला। पिछले सवाल में और इस सवाल में आप सिर्फ एक डिफरेंस ये देख रहे हैं सर, पिछले सवालात में आपने इन 4 ट्रांजेक्शन्स के हवाले से 4 सवाल बनाए, ऐसे ही था, कुछ 4 ट्रांजेक्शन नजर आ रही है, 4 ट्रांजेक्शन के हवाले से आपने 4 सवाल बनाए। यहां पे क्या हो रहा है, वो चारों ट्रांजेक्शन एक सवाल में आ गई। बेटा 2 डिस्पोजल हो रहे हैं इस सवाल में, बोलिए 2 डिस्पोजल हो रहे हैं। हेलो, तो इसका मतलब मैं आपको वर्किंग बता रहा हूं, वर्किंग कौन कौन सी होनी है। सारा खेल जो है वो वर्किंग का खेल है। आप लोगों ने एटलीस्ट इस एरिया में नहीं उलझना कि वो डेबिट पे क्या आएगा जानी है, क्रेडिट पे क्या आएगा और बता दिए यार तू तो चीता आदमी है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि चीते की जगह कोई और बुरी बात बोल दीजिएगा। मेरे भाई देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एक अहमियत रखती है वर्किंग। दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मुझे बताइए इस सवाल के अंदर हमारे पास डिस्पोजल्स कितने हैं? डिस्पोजल मतलब एक्सचेंज वाला या कैश वाला कितने हैं? 2। इस हवाले से जो वर्किंग्स हम करेंगे वो करेंगे 3। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट 1, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट ये हो गया 2, और डेप्रिसिएशन हो गया 3। और तो और सर वो जो एडिशन हुआ है उसका क्या होगा? अरे यार उसको डेप्रिसिएशन में फिट करना आप, यानी कि तीसरी वर्किंग है डेप्रिसिएशन के ना वही फिट कर दो आप, यानी कि 3750 मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट है और प्रो रेट कर दें, जो भी होगा वो वहां पे आ जाएगा। और चौथी बात, वो जो 2.5 लाख है ये एडिशन हुआ है, 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट है मल्टीप्लाई बाय 5/12 करेंगे तो ये भी कहां फिट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस सवाल के अंदर हमारी जो वर्किंग्स होनी है वो टोटल 3 होनी है, ठीक। और मैंने आपसे बात की थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट जब हम निकालते हैं तो उसकी जो लास्ट 3 वैल्यूज होती हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट होती हैं। लास्ट 3 वैल्यूज रेलेवेंट होती हैं मेरे भाई। लास्ट 3 वैल्यूज सर्कल किया था मैंने, यहां पे वो नजर नहीं आ रहा सर्कल जो हमने किया था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट की लास्ट 3 वैल्यूज रेलेवेंट होती हैं। सर लास्ट 3 वैल्यूज रेलेवेंट होती हैं, लास्ट वाली कहां पे रेलेवेंट होती है? अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो मैं रिकॉल करें। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट का बिल्कुल लास्ट वैल्यू आई है वो अलाउंस में जाता है, वो डिस्पोजल में जाता है, डन। जो जो सेकंड लास्ट है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जाता है, और जो थर्ड लास्ट है सर वो जो हम रिमेनिंग एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना तो वहां पे वो वैल्यू इस्तेमाल होती है। सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये काम कर लिया, आप लोग का रिवीजन अब बनता है। कुछ लोग अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे, मैंने वही वाली बातें सारी दोहरा रहा हूं। मैंने सर्कल किया था ना, यूं किया था बड़े मजे मजे से, मैंने बोला था ये आखिरी की 3 वैल्यूज हमारे लिए रेलेवेंट हैं। अब बेसिकली होना क्या है कि आपके एंड पे अब थोड़ी सी प्रैक्टिस बनती है, कुछ काम मैं कराऊंगा, कुछ काम थोड़ा सा आपको करने को दूंगा, ठीक है जी। तो इसी तरह से मिलजुल के करेंगे। तो जो मैंने आपसे वादे किए हैं बुक के तकरीबन सारे सवाल मैंने कराने हैं, जिम्मेदारी ज्यादा है। 5 पेपर जितने भी आपके रेलेवेंट हैं पिछले 10-12 टाइम के वो भी मैंने कराने हैं, जिम्मेदारी ज्यादा है। तो खाली जिम्मेदारी मैं अपने पे नहीं लूंगा, थोड़ा सा काम मैं कराऊंगा, थोड़ा सा काम आपने करना है। तो इसका मतलब ताली हम लोग दोनों बजाएंगे। अगर खाली मैं ही ताली बजाऊंगा तो आप बोलेंगे सर वाह यार, वो एक अलग तमाशा बन जाएगा, समझ रहे ना। तो ये वाला सवाल आपने करना है। और इस सवाल के हवाले से बेटा आपने दोनों रिक्वायरमेंट करनी है, दोनों रिक्वायरमेंट करनी है। या ये कर सकता हूं मैं, इसका सोल्यूशन आप लोगों को भेज दूं सिर्फ लेजर, या आप लोग खुद ट्राई करेंगे। लेकिन सोल्यूशन मैं अभी नहीं भेजूंगा, संडे तक मैं भेजूंगा। या भेजू नहीं भेजू बोले यार, अपने एंड पे ट्राई कर ले। मतलब गलती भी बड़े कॉन्फिडेंटली किया करो, हाँ भाई गलती की तो क्या हुआ, मतलब वो यूं होना चाहिए, ये नहीं कि सर मैं शर्मिंदा हूं भाई पेपर में यहाँ पे गलती हो रही है ना, कोई बात नहीं इंशाल्लाह इंप्रूव कर लेंगे। तो ये काम है। उसके बाद फिर 2 सवाल हैं, अगली क्लास के अंदर हम 2 सवाल कर लेंगे। और फिर ये वाले पार्ट को यानी कि कॉस्ट मॉडल वाले पार्ट को हम लोग करेंगे होल्ड, और फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे रीवैल्यूएशन वाले केसेस में। वहां मेन काम शुरू होगा FAR 1 का, जो मेन कंटेंट शुरू होगा रीवैल्यूएशन के हवाले से,
आज है हमारी 7वीं क्लास, 8वीं क्लास के अंदर। अच्छा, ये जो क्लासेस हैं 7 क्लास, ओ भाई घंटे घंटे की क्लासें हैं ये 2-2 3-3 घंटे की क्लास नहीं। तो आप बोले सर 7 क्लासेस का काम हो गया। भाई 7 क्लासेस मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 घंटा, 7 घंटे, 7.25 घंटे, चलो 8 घंटे, ज्यादा नहीं है। और बेसिकली जो इन सारी क्लासेस के बाद जो काम शुरू होना है रीवैल्यूएशन मॉडल का, एग्जामिनर का सबसे हॉट फेवरेट एरिया है, जिस हवाले से बहुत सारी चीजें पूछता है। ये भी पूछता है, वो भी पूछता है, चीजें तो बहुत सारी हैं भाई। बस आपने हिम्मत पकड़ ली, इंशाल्लाह क्लासेस लें, सिर्फ पास पेपर वाला काम आपने रिवाइज करना है, बाकी अपना जो खेल कूद करते हैं वो करते हैं। अल्लाह हाफिज।